आज हम मेडिवल हिस्ट्री शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिकली सीरीज़ है जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेनिशा क्लासेस उधमपुर के, उन्हें रिवीजन करने में हेल्प रहे। ये बेसिक मोटो है इस वीडियो को डालने के लिए। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक शॉर्ट रिवीजन टाइप, ठीक है। आज हम मेडिवल हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो हमने डाल दी है, पॉलिटी की भी वीडियो हमने डाल दी है, और ये हमारी मेडिवल हिस्ट्री की वीडियो आ रही है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? इंडिया में जब पहला मुस्लिम रूलर आया जो कि मोहम्मद बिन कासिम था, 712 AD में इंडिया में आया, वहाँ से हमारी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। इसे मुस्लिम एज भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स इंडिया में स्टार्ट हुए थे। तो जब आया मोहम्मद बिन कासिम, सिंध में उसका रूल था, उन्होंने सबसे पहले जजिया टैक्स इम्पोज किया इंडिया में। जजिया टैक्स मतलब प्रोटेक्शन टैक्स, जो कि नॉन मुस्लिम जनता को अपनी सेफ्टी के लिए मुस्लिम राजा को देना पड़ता था, मगर इसमें कुछ एक्सेप्शन थी, जैसे कि वुमेन को नहीं देना पड़ता था, एसेटिक मतलब कि साधु, चिल्ड्रन, हैंडीकैप, उन्हें नहीं देना पड़ता, और ब्राह्मण को भी नहीं देना पड़ता। बाद में हम देखें फिरोज शाह तुगलक नाम का एक राजा आएगा तुगलक डायनेस्टी में, दिल्ली सल्तनत में, वो ब्राह्मण पे भी जजिया इम्पोज करेगा। और आखिरी में हम देखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला जो जजिया टैक्स को परमानेंटली ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद मोहम्मद गजनी आता है। मोहम्मद गजनी का स्कॉलर है अल-बरूनी, जिसकी किताब है किताबुल हिंद, ठीक है, जिसे तहकीक हिंद भी बोलते हैं। फिर जैसे महमूद गोरी इंडिया में आता है। महमूद गोरी की दो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ टैरिन 1191 AD और सेकंड बैटल ऑफ टैरिन 1192 AD। ये दोनों बैटल आज के करनाल में हुई हैं। करनाल हरियाणा में, कल्पना चावला की बर्थ प्लेस है वो। तो फर्स्ट टैरेन की जो बैटल है, ये पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में, ये पृथ्वीराज चौहान जीत गया, गोरी हार गया। मगर सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गया और गोरी जीत गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है। गोरी जब इंडिया से जा रहा था पैसा लूट के, तो खोखर ट्राइब जो थे, वो एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, उन्होंने इसको मार दिया था, इसका पैसा वगैरह लूट लिया था। इसने अपने गुलाम इंडिया में छोड़े थे। उन्हीं में से एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की इंडिया में, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी में बहुत सारे रूल हैं। स्लेव डायनेस्टी में दिल्ली सल्तनत जिसे बोलते हैं, 1206 AD से 1526 AD तक ये चलता रहा। देखो इसमें बड़े सारे रूलर्स हैं, बड़ी सारी डायनेस्टीज हैं। आप ट्रिक याद कर सकते हो, गुल खिले तो सलाम। गुल मतलब गुलाम मतलब स्लेव डायनेस्टी, खिले मतलब खिलजी डायनेस्टी, तो मतलब तुगलक डायनेस्टी, स मतलब सैयद डायनेस्टी, ल मतलब लोधी डायनेस्टी। ये एक रिदम है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रूल करने वाली थी खिलजी डायनेस्टी, और सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए रूल करने वाली थी तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। अभी हम इसके अंदर स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करें, जिसे अलबरी डायनेस्टी भी बोलते हैं, मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फाउंडर था, जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया। हातिम II की उपाधि इसने खुद को दे दी थी। ये अपने आप को लख बख्श की उपाधि भी इसने ली थी। इसने कुतुब मीनार जो है वो इसने बनाना तो स्टार्ट किया, मगर बीच में इसकी डेथ हो गई पोलो खेलते खेलते। मतलब जैसे हॉर्स के ऊपर बैठ के गोल्फ टाइप खेलते हैं ना, उसको पोलो बोलते हैं। चौगान बोलते हैं, मतलब लाहौर में इसकी डेथ हुई थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं जैसे इसने कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया किसके नाम पे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम का एक सूफी संत था। जब इसने वो बनाना स्टार्ट किया, उसे कंप्लीट किया इल्तुतमिश, जो कि अगला रूलर आएगा, ठीक है। जब इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया, फिर बाद में हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने उसकी रेनोवेशन कराई, सिकंदर लोधी ने भी उसे रेनोवेट किया। मतलब ये 4-5 रूलर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं इसके साथ, मतलब कुतुब मीनार के साथ। फिर हम देखते हैं
इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश को फर्स्ट रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। ऐसे फाउंडर तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, मगर रियल फाउंडर इल्तुतमिश को बोला जाता है। इल्तुतमिश रज़िया सुल्तान के पापा थे। रज़िया सुल्तान के बारे अभी 5 मिनट में बताता हूँ आपको। इल्तुतमिश ने दल चलीसा का सिस्टम स्टार्ट किया था, मतलब 40 टर्क ऑफिसर थे हाई रैंक के, मतलब उस टाइम के मिनिस्टर थे वो, क्योंकि ये खुद डायनेस्टी टर्किश डायनेस्टी थी, तो अपने एरिया के लोगों को ये फेवर कर रहे थे, ये हाई रैंक ऑफिसर यही रहेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इसने इक्तदार सिस्टम भी स्टार्ट किया, जैसे आज का ज़मींदार से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो। इक्तदार मतलब एक, अब इतने बड़े किंगडम को सिंगल राजा रूल नहीं कर सकता था डायरेक्टली, तो इस उन्होंने इक्तदार बना दिया था कि इस एरिया का एक इक्तदार, अब इसमें इसका जो भी रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब क्या जो भी सब सिस्टम, इंटरनल पुलिस सिस्टम या जो भी है, वो इक्तदार देखेगा, ठीक है। बाद में हम देखेंगे बलपन नाम का राजा आएगा जो इक्तदारी सिस्टम को बंद कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसको रियल फाउंडर बोलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, इसने चंगेज़ खान इस टाइम पे अटैक करने वाला था इंडिया में, इसने डिप्लोमेसी से, मतलब उससे दिल्ली को बचा दिया, दिल्ली सल्तनत को। फिर इसके बाद इल्तुतमिश के बाद इसकी बेटी राजा बनती है, फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर ऑफ मेडिवल हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री। उसका नाम था रज़िया सुल्तान, ठीक है। रज़िया सुल्तान को किसी ने ज़्यादा रूल करने नहीं दिया, उसकी एक ही गलती थी कि वो फीमेल थी, तो उस टाइम के हिसाब से उसे इंडिपेंडेंट रूल करने ही नहीं दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं अगला रूलर आता है, मेन करा रहा हूँ, अगला रूलर है बलबन। बलबन ने दल जलीसा सिस्टम को ख़त्म किया, इक्तदारी सिस्टम को भी ख़त्म किया, क्योंकि उसे डर था कि दल चलीसा वाले ये जो 40 ऑफिसर थे, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, ये फाइनली ये एक दिन किंग की पोस्ट को भी चैलेंज कर देंगे। सिमिलर केस इक्तदार में था, इसने पार्टी, फंक्शन, शराब, सब पे बैन लगा दिया कि अगर इक्तदारों की आपस में शादियां हो जाएंगी तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वो राजा के लिए चैलेंज इम्पोज कर सकते हैं। तो इसने पैबोज और दल चलीसा नाम का सिस्टम स्टार्ट किया बलबन ने। पैबोज मतलब जैसे कोई राजा के दरबार में किसी काम से आया, उसके पैरों में लेट जाएगा पहले, उसको पैबोज बोलते हैं। और पैबोज हो गया, और सजदा सिस्टम, सजदा जैसे राजा के आगे करते हैं, ठीक है। ये इसने स्टार्ट किया। इसने डिवाइन किनशिप थ्योरी भी दी कि राजा जो है वो भगवान का दूसरा रूप है, मतलब इस टाइप का। फिर हम देखते हैं इसके बाद तो कोई इंपॉर्टेंट रूलर है नहीं स्लेव डायनेस्टी में, खिले। फिर खिलजी डायनेस्टी की बात होती है। खिलजी डायनेस्टी को जलालुद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया, मगर इसका कोई ज़्यादा रोल है नहीं है, ज़्यादा रोल है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द ओनली इलिटरेट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड ऑल्सो ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अलाउद्दीन ने अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि दे दी थी। सिकंदर सानी मतलब दूसरा सिकंदर, जैसे पहला सिकंदर पूरा वर्ल्ड कैप्चर करने निकला, तो जब इसने पहले मूड बनाया कि चलो वर्ल्ड कैप्चर करेंगे, जैसे आप लोग करते हो, आप पहले सोचते हो IAS की प्रिपरेशन करेंगे, फिर बाद में पता चलता है कि 4th क्लास के फॉर्म आ रहे हैं, मतलब IAS का आइडिया ड्रॉप कर देते हो, 4th क्लास वाली साइड चले जाते हो। इसने भी वही किया, इसने अपने आप को पहले बोल दिया सिकंदर सानी, पर जब देखा यार ये बड़ा हार्ड काम है दुनिया कैप्चर करना, फिर इसने आइडिया ड्रॉप कर दिया, ठीक है। फिर अगला आता है अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री रिफॉर्म, ठीक है। मिलिट्री रिफॉर्म इसने क्या किया, जैसे पहले क्या होता था, जो सोल्जर होते थे ना, सोल्जर को ये एक पीस ऑफ लैंड दे देते हैं कि मतलब अपनी सर्विस के अगेंस्ट, कि आपने इससे टैक्स कलेक्ट करना है। अब देखो वो बंदा जॉब करेगा या टैक्स कलेक्ट करने जाएगा, इससे एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब प्रॉब्लम आती थी। तो इसने क्या किया, उन्होंने कैश पेमेंट स्टार्ट की, पहली बार कैश पेमेंट स्टार्ट हुई। जब कैश पेमेंट स्टार्ट की ना, तो जब हर एक के पास पैसा आ जाएगा, फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा, मतलब महंगाई हो जाएगी। तो मार्केट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए कि कोई भी अगर हेरा फेरी करता हुआ ट्रेडर पाया गया तो उसके, मतलब ऐसा NCERT बोलती है कि इसने बोला कि जितने ग्राम की आपने हेरा फेरी की होगी, उतने ही आपके शरीर से उतना मांस उतार लिया
जाएगा। ठीक है, मतलब इस टाइप की बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी। मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि दिल्ली में बहुत ही सस्ते रेट पे और बहुत ही फेयर प्राइस पे हर चीज़ माल वगैरह मिलता था। कैश पेमेंट, दागो चेहरा एक्ट, जैसे मान लो कोई एक सोल्जर है, वो अपना घोड़ा लेके आ रहा है। अब देखो, आप लोग घोड़े की शक्ल देखे नहीं बता सकते ना कि इसका नाम काजल है या बादल है। ठीक है। अब जो ये होगा, सारे घोड़ों की शक्ल एक ही जैसी होती है। तो इसने क्या किया, सिस्टम बनाया दागो चेहरा एक्ट, कि एक स्टैंप जैसी गर्म करके उसकी पीठ पे लगा देंगे, मतलब कि इसकी पेमेंट हो गई है। ठीक है, ये भी एक सिस्टम था। और भी, अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी एक इलिटरेट रूलर था। अब इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी के बाद, अब खिलजी डायनेस्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं। मलिक काफूर जो था वो इसका जनरल था। वो एक ट्रांसजेंडर था जिसने पूरा साउथ इंडिया कैप्चर करके अलाउद्दीन खिलजी के आगे रख दिया था। उसने वरांगल में काकतिया डायनेस्टी से कोहिनूर का हीरा अलाउद्दीन को लाके दिया था। बाद में हम देखते हैं अलाउद्दीन ने उसको अपने खजाने में रख दिया, एंड वो पास ऑन होता रहा अगले राजाओं पे। फाइनली जब शाहजहां राजा बनेगा, वो उसकी वैल्यू समझेगा, वो उसे पीकॉक थ्रोन नाम का एक सिंहासन बनाएगा जिसमें पीकॉक बना होगा और उसकी आंख में कोहिनूर होगा। फिर वो जिसे तख्ते तौस बोला जाएगा, फिर उसे अगली जनरेशन में पास ऑन होता रहेगा। फिर मोहम्मद शाह रंगीला जो होगा वो आखिरी राजा होगा जो तख्ते तौस में बैठेगा। नादिर शाह 1739 पे अटैक करेगा और वो जो कोहिनूर का हीरा था वो अफगानिस्तान वाली साइड चला जाएगा। फिर वो वहाँ पे जो राजा आते जाएंगे उनके पास वो चलता जाएगा। फिर इंडिया के जिन्हें शेर पंजाब बोलते हैं, महाराजा रंजीत सिंह के पास वो हीरा आएगा और वो वापस से इंडिया में आएगा। फिर उनकी अगली जनरेशन महाराजा दुलीप सिंह, जो कि 11 साल का बच्चा था। महाराजा दुलीप सिंह जो है वो महाराजा दुलीप सिंह जो है वो अंग्रेज ये सोच के कोहिनूर वापस नहीं करते हैं, वो बोलते हैं महाराजा दुलीप सिंह ने उन्हें गिफ्ट में दिया था और गिफ्ट में दी हुई चीज़ वापस नहीं दी जाती। अब उन्हें कौन बताए, 11 साल का बच्चा हमारे यहाँ चिप्स का पैकेट नहीं किसी को खाने को दे देता हूँ, उसे कोहिनूर कैसे दे दिया, और वो भी इंग्लैंड की रानी को। वो कौन सा उसकी मासी लगती थी। ठीक है। अब ये सब एक डिप्लोमेसी है, अंग्रेज इस काम में बड़े अच्छे थे। ठीक है। अब जैसे हो गया कोहिनूर की बात होगी, मलिक काफूर की बात होगी। मलिक काफूर को गुजरात की मार्केट से खरीदा था 1000 दिनार का, जिसके कारण उसको 1000 दिनारी भी बोला जाता है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी को वही मार भी दे देगा, मगर उसी के बेटे को राजा बनाएगा, पर वो एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण खिलजी डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी। फिर खिलजी के बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर है गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि ली थी। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले लार्ज स्केल ऑफ इरिगेशन कैनाल इंडिया में बनाए, दिल्ली सल्तनत में बनाए। इरिगेशन पर्पज है, मतलब रेवेन्यू, इसने टैक्स नहीं बढ़ाया, इसने प्रोडक्शन बनाई। मतलब उस टाइम फार्मिंग ही थी ना, और अगर इरिगेशन बेटर फैसिलिटी होगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसके कारण रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब गजनी का ये था, एक पेपर में क्वेश्चन आता, मैंने हिंदी मीडियम में देखा था, एसएससी में, वहाँ पे आया था दिल्ली सल्तनत के किस राजा की मृत्यु बम्बू के तंबू गिरने से हुई थी। बम्बू का तंबू मतलब टेंट वगैरह जो होता है वो गिरने से कौन मरा था, तो इसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। उसने ये गयासुद्दीन तुगलक बंगाल का रिवोल्ट शांत करके आ रहा था। जैसे ही ये मतलब अपने किंगडम में आया, उसने जैसे ही बम्बू के तंबू में ये एंटर हुआ तो वहाँ से बिजली चमकी, हवा वगैरह चली और गयासुद्दीन तुगलक टेंट के नीचे आके मर गया। ठीक है। अब इसके बाद आता है मोहम्मद बिन
तुगलक, समझ लो ये उस टाइम का अरविंद केजरीवाल था। मतलब बंदा इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा था, पर बेचारे की किस्मत माड़ी थी और अपने टाइम से थोड़ा एडवांस में था। इससे मैड रूलर का टाइटल दिया हुआ है। इब्न बतूता नाम का एक मोरक्को का ट्रैवलर है। रहला नाम की एक बुक भी उसने लिखी हुई है जो कि बड़ी फेमस है, ठीक है, इब्न बतूता। और ऐसे ही अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल ट्रांसफ़र की। उसने बड़ा सही सोचा कि नॉर्थ इंडिया से हम पूरे इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, सेंट्रल इंडिया में जाते हैं। मगर जैसे ही ये वहाँ पे गया, इसने सराएं बनाई, रास्ता बनाया, हज़ारों लोगों को मतलब लॉजिस्टिक वगैरह सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया। 1500 किलोमीटर का रास्ता, मगर जैसे उधर गया वहाँ पे सूखा ही पड़ गया। तो ऐसे ही इसने और भी काम किए। इसने सोचा कि क्या हम जो करेंसी चला रहे हैं इसमें गोल्ड क्यों चलाना है। इसमें टोकन करेंसी, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, टोकन करेंसी होती है कि वो कोई भी अनइम्पॉर्टेंट मेटल हो सकता है जिसकी वैल्यू उतनी ही होगी, मगर 10 रुपये की वैल्यू 10 रुपये नहीं होगी। मतलब अगर उसको मेल्ट करके बेचेंगे 3-4 रुपये से ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। गोल्ड नहीं देना है उसमें, ताकि गोल्ड को क्या ज़रूरत है वेस्ट करने की। इसने अपने से बड़ा अच्छा आइडिया सोचा, पर जैसे ही उसने गोल्ड से डीमोनेटाइजेशन की, बेसिकली जब भी उसने डीमोनेटाइजेशन की, गोल्ड से कॉपर में करेंसी ट्रांसफ़र की। सबको बोला कि इतने वो जो आपके कॉइन है गोल्ड वाले लेके आओ, कॉपर वाले लेके जाओ। जब इसने ये किया, इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर की शॉर्टेज हो गई, लोगों ने अपने घरों में नकली सिक्के बनाना स्टार्ट कर दिए। तो इसने वापस से गोल्ड में ट्रांसफ़र कराया, जिसके कारण मतलब रॉयल रिसोर्सेज का बड़ा ही गलत इस्तेमाल हुआ और इसको बड़ा लॉस हुआ था, हैवी लॉस हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये एक एस्ट्रोलॉजर किंग था, इकलौता और एस्ट्रोलॉजर किंग था दिल्ली सल्तनत का। ये सती प्रथा को एबॉलिश करने वाला पहला इंसान था। हालांकि बाद वाले रूलरों ने फिर से स्टार्ट कर दी थी। फाइनली हम देखेंगे विलियम बेंटिक राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से सती प्रथा को एबॉलिश करेगा। तो इसने जैसे सती प्रथा को एबॉलिश किया, इसने अपने जो हिंदू ऑफिसर्स थे उनके फेस्टिवल मनाना स्टार्ट किए। नवरोज़ फेस्टिवल जो कि पारसी न्यू ईयर होता है, वो मनाना सेलिब्रेट किया। बेसिकली ये एक सेकुलर किंग था उस टाइम का, और ज़्यादातर किंग सेकुलर नहीं हुआ करते थे। ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में स्कॉलर था, मतलब कि एक्सपर्ट था, ठीक है। अब ये है फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ने मैक्सिमम इरिगेशन कनाल अगर किसी ने पूरे दिल्ली सल्तनत में बनाई है तो वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई है। इसी के नाम पे दिल्ली में फिरोज शाह कोटला का स्टेडियम भी है, जिसका अब मोदी जी ने नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब सलाम सैयद डायनेस्टी, जिसका कोई ज़्यादा रोल है नहीं है इस हिस्ट्री में, क्योंकि इंडिपेंडेंट रूलर थे ही नहीं। ये तैमूर जो कि एक इन्वेडर था, उसकी सोवरेनिटी के अंडर थे। फिर आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था बहलोल लोधी। लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत इज़ बहलोल लोधी, एंड लॉन्गेस्ट सर्कुलेटिंग कॉइन ऑफ दिल्ली सल्तनत इज़ बहलोली कॉइन, ठीक है। अब बहलोल लोधी का बेटा सिकंदर लोधी है, ओनली पोइट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। सिकंदर लोधी के टाइम पे पोर्टुगीज़ इंडिया में आएंगे, ठीक है, जिसमें वास्को डी गामा था। 1498 AD में आएगा। सिकंदर लोधी के टाइम पे सिखिज़म के फाउंडर गुरु नानक देव सिंह जी भी थे और कबीर दास भी थे। अब सिकंदर लोधी की बात हुई, अब बात होती है इब्राहिम लोधी की। इब्राहिम लोधी इज़ द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और ये इकलौता रूलर था जो कि बैटलफील्ड में मरा था। कौन सी बैटल में? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हुई थी 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया, बाबर जीत गया। मैं एक ही साथ बता देता हूँ कि सारे पानीपत की बैटल, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत
हुई है 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। हेमू जो था वो आखिरी हिंदू रूलर था इंडिया का, ठीक है। जैसे कोई कश्मीर का पूछे तो आखिरी हिंदू रूलर उदयन देव था। कई लोग कोटा रानी भी बोलते हैं, जो कि उसकी वाइफ थी। उदयन देव बाद में मर गया था, तो कोटा रानी भी है। जो ऑप्शन होगा उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। फिर अगला आता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 में हुई थी। ये हुई थी मराठास में मेन लीड कर रहे थे सदाशिवराव, और अफगान्स को लीड कर रहे थे अहमद शाह अब्दाली, जिसमें अफगान जीत के और मराठास हार गए। ऐसे ही एक बैटल ऑफ हल्दी घाटी है जो 1576 में हुई थी। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर का जनरल लीड कर रहा था मान सिंह, और वहाँ पे महाराणा प्रताप खुद थे। और अब जैसे मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं, 1526 बैटल ऑफ पानीपत से मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट हुई। बाबर ने ये फाउंड की, ज़्यादा टाइम उसको मिला नहीं, उसका टाइम बैटलों में ही निकल गया। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ गागरा, ठीक है। ये सब एक एक साल छोड़ के अगले हुए हैं। जैसे बैटल ऑफ खानवा जो था वो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ है, राणा सांगा हार गया। जैसे बैटल ऑफ चंदेरी मैदनी राय और बाबर के बीच में हुई, मैदनी राय हार गई। जैसे फिर उसके बाद बैटल ऑफ गागर हुई, जो कि महमूद लोधी और बाबर के बीच में हुई, जिसमें महमूद लोधी हार गया। अब और 1530 में बाबर मर गया, ठीक है। अब इसके बाद बाबर के बाद इसका बेटा राजा बनता है। पहले बाबर की एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है बाबर नामा, तुजुके बाबरी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बाबर के बाद है हुमायूं जो था वो इसको इंसान कामिल की उपाधि दी थी अबू फैजल ने। हुमायूं तो बेचारा स्ट्रगल ही करता रहा। हुमायूं उस बंदे की तरह था जिसकी किस्मत माड़ी है। बंदा पढ़ता तो है मगर उसकी सिलेक्शन 1-2 मार्क्स से रह जाती है, दूसरा बंदा उसकी नौकरी ले जाता है। समझ लेना ये जनरल कैटेगरी वाला था। तो हुमायूं जो था, जो आप राखी पहनते हो, है ना, हिंदुइज्म में राखी फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, उसमें हुमायूं का रोल है। राणा सांगा की वाइफ थी रानी कर्णावती। रानी कर्णावती पे राणा सांगा के मरने के बाद उसे अपने राजपूत राजाओं ने जहर देके मार दिया था। मतलब उसके मरने के बाद एक गुजरात का राजा मोहम्मद बेगड़ा शायद नहीं था, कोई और राजा था, उसने आक्रमण किया। तो वो हार रहे थे। उन्होंने संदेशा भेजा इंडिया के एम्परर हुमायूं को। हुमायूं उस टाइम पे शेर शाह सूरी के साथ कर्मनासा रिवर के बैंक पे बैटल लड़ रहा था। वो बंदा इमोशनल हो गया कि दीदी ने बुलाया हुआ है, जाना तो पड़ेगा। तो उस टाइम पे जब वो अपनी पोजीशन छोड़ के बैटल फील्ड में वहाँ पे बचाने गया, मेवाड़ में इतनी देर में उन्होंने जोहर कर दिया था। जोहर होता है आग में कूद जाना, सारी औरतें वगैरह, क्यों दुश्मन के हाथ नहीं आएंगे, बेशक मर जाएंगे। तो वो कर दिया था। जब वो वापस आया, ठीक है, मतलब सबसे पहली राखी रानी कर्णावती ने हुमायूं को भेजी थी। जब वो वापस आया तो शेर शाह सूरी ने चारों तरफ से घेर दिया था। तो फिर हम देखते हैं कि शेर शाह सूरी बैटल ऑफ बिलग्राम 1539 और 1540 बैटल ऑफ कन्नौज जीत जाता है। और फिर जो हुमायूं है वो इंडिया छोड़ के अमरकोट सिंध के महल में चले जाता है, भटकता रहता है, मतलब ठिकाना जस्ट अपना सरवाइव करता है। फिर हम देखते हैं जब शेर शाह सूरी बाद में, पहले शेर शाह सूरी की बात करते हैं। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया जिसे जीटी रोड बोलते हैं, जो कि बंगाल से लेके कोलकाता से लेके पाकिस्तान के पेशावर तक जाता है। उस टाइम पे सबसे एडवांस रोड था पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। आज तो समझ नहीं आता, रोड पे खड्डे हैं देख के कि एक टाइम पे सबसे एडवांस रोड हमारा रोड रहा होगा। आज तो रोड बनता है, बाद में जाता है ओह पाइप डालनी थी, याद ही भूल गया, तो फिर से खोद देते हैं, ठीक है। अब जैसे शेर शाह
सूरी जो था इसने रुपया स्टार्ट किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड हम देखते हैं, शेरशाह सूरी रोड ने बनाया तो था, मगर एक ऑकलैंड करके कोई अंग्रेज गवर्नर जनरल आएगा बाद में जो इसका नाम चेंज करके ग्रैंड ट्रंक रोड कर देगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं शेरशाह सूरी तोप की इंस्पेक्शन करते करते मर गया। फिर बाद में हुमायूं वापस से इंडिया में आया। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में। हर राजा अपना मकबरा अपने जीते जी बनाना स्टार्ट कर देता है। उनको कोई भरोसा नहीं होता था कि जो हमारा बेटा है ये किसी काम का है नहीं, ये कोई हमारा मकबरा भी नहीं बनाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आप देखते हैं शाहजहां, वो कोई अपनी वाइफ का मकबरा नहीं बना रहा था, वो बेसिकली अपना मकबरा बना रहा था। चल ठीक है, ये भी मरी है, इसको भी इधर ही एक्चुअल में ये, पर बेसिकली उसने सोचा दोनों का एक साथ बनेगा, सिर्फ वाइफ ही एम नहीं थी, तो ठीक है। अब हम देखते हैं हुमायूं जब वापस से आता है तो 5 साल रूल उसका रहता है। फिर हुमायूं शराब पी के अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। दिल का बहुत बड़ा अच्छा आदमी था, तो ठीक है, ये मर जाता है। फिर अकबर हम देखते हैं 8-9 साल का रहा होगा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। जब उसका राज स्टार्ट हुआ, उसने हेमू को हराया। बैरम खान जो था वो उसका रीन था, मतलब जिसको बोलते हैं कि मतलब वो उसका राज्यपाट संभाल रहा था जब तक वो 18 साल वगैरह का, मतलब जब वो बड़ा नहीं हो गया। बैरम खान कौन था? वो रहीम का पापा था। रहीम आप जानते हो, जैसे रहीमन दागा प्रेम का वगैरह, जो रहीम के दोहे आते थे, उसका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। वो अकबर के नवरत्न मतलब 9 ज्वेल ऑफिसरों में से एक था। अकबर ने बड़े टाइम के लिए रूल किया। अकबर के टाइम पे सूरदास थे, तुलसीदास थे, रहीम भी उसके टाइम थे, जिसके कारण अकबर के टाइम को गोल्डन एज ऑफ हिंदी लिटरेचर बोला गया। सबसे पहले रामलीला की जो शुरुआत हुई वो भी अकबर के टाइम पे हुई। किसके कारण? ये अपने तुलसीदास जी के कारण। आप जानते होंगे कि तुलसीदास ने हनुमान चालीसा लिखा हुआ है और विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है। तो हो गया। अब अकबर ने तुलादान का कंसेप्ट स्टार्ट किया। तुलादान मतलब अपने आप को तोलेंगे, राजा अपने आप को तोलेगा, जितना सोना होगा वो गरीबों में बांट देगा। इन्होंने चरोखा सिस्टम स्टार्ट किया, मतलब राजा बीच में जनता के सामने आएगा, जनता को पता चलेगा कि हमारा राजा ठीक ठूक है नहीं, तो ये हो गया। फिर अकबर के 9 ज्वेल थे, 9 ऑफिसर में जैसे बीरबल थे। अकबर ने दिन ए इलाही नाम का एक रिलीजन स्टार्ट किया, जिसे एथिकल रिलीजन बोलना ज़्यादा सही होगा। एक उसके साथ 9 ऑफिसरों में से एक बीरबल थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था। एक मान सिंह थे जो इसके जनरल थे। एक अब्दुल रहीम खाना थे, जिसको आप अच्छे से जानते हो। एक राम सेन, एक क्या बोलते हैं उसको, तानसेन था, जिसका असली नाम था राम तनु पांडे। ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था क्योंकि इसे अकबर की किसी रिश्तेदार से शादी करनी थी, सच्चा प्यार हो गया था। तो अब ऐसे ऐसे और भी हैं। ये मेन 9 ऑफिसर्स थे। फिर अकबर के बाद हम देखते हैं, अकबर के बाद आता है जहांगीर के टाइम पे बेसिकली अंग्रेज ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, ठीक है। जब वो आए थे, जो फरमान इंग्लैंड की रानी का था उसमें बेसिकली नाम अकबर का था, क्योंकि जब वो निकले होंगे